Yeah, good evening everyone. This is मुनीश कटारिया और मैं एनजे के सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे आज हमारे सभी इन्वेस्टर्स को वेलकम करता हूँ एंड थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आज हमारे साथ इंडिया के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों से इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल ऑफ इंडिया। और हर तरह के इन्वेस्टर्स आज हमारे इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसका नाम है ऑल अबाउट एसआईपी। सो हर तरह के इन्वेस्टर का मतलब मेरा ये था कि वो इन्वेस्टर जो पिछले कई सालों से, इवन फ्रॉम मैनी डिकेड्स दे आर विद अस, एंड सम ऑफ देम जो अभी कुछ ही सालों से, 1 2 3 साल से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने वाले हैं। तो हम सब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, हमारे मन में कई सवाल होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। आज के सेशन का पर्पस यही है कि एसआईपी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आज उनके हम आंसर लें। और उसके लिए आज का जो ये सेशन है बहुत ही एक डिफरेंट वे में होने वाला है। यहाँ पर आज जो है एक इंटरव्यू सेशन होने वाला है, जहाँ पर मैं आज के जो हमारे जो मुख्य स्पीकर हैं, मैं उनसे सवाल पूछने वाला हूँ आपके बिहाफ पे, एंड ही इज़ गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो है मिस्टर हुसैनी कांचवाला। तो थोड़ा सा उनको आपके सामने लाने से पहले थोड़ा मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हुसैनी सर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस रखते हैं इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो, और एनजे के साथ 15 साल से एसोसिएटेड है। उन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत करी, इनिशियल स्टेज में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया एनजे का बिजनेस सेटअप करने का, साउथ के अंदर, चेन्नई के अंदर, जहां पर 2 साल तक उन्होंने वहां पे काम किया। करंटली ही इज़ द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोडक्ट टीम, जिसके अंदर एमएफ, टाइप्स, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हुसैनी सर जो हैं वो ईस्ट जोन के जोनल हेड भी हैं, तो सेल्स एक्टिविटी को भी वो मैनेज करते हैं ईस्ट जोन के लिए। इसके अलावा उनके ऊपर एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी सेंट्रल रिक्रूटमेंट टीम है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हम रिक्रूट करते हैं, एक 50 लोगों की हमारी टीम है, उसको भी हुसैनी सर जो हैं हेड कर रहे हैं। Apart from this responsibility, if I talk about him, so he loved reading and playing cricket, and he has written very good articles in lockdown time period, जो कि investors as well as advisor community के लिए बहुत ही useful हैं. So without taking much of time, I would like to invite Hussaini sir and welcome to him. Thank you very much, Good. Munish. Thank you for inviting me. तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि आज जो है हम सेशन थोड़ा डिफरेंट वे में करने वाले हैं, तो मैं कुछ आपके ऊपर कुछ सवालों के तीर छोड़ने वाला हूं, जो हमारे इन्वेस्टर्स जिसके आंसर जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जिसको हमने आज के सेशन को नाम दिया है ऑल अबाउट एसआईपी। तो सर, सबसे पहले कोशिश करूंगा मेरे पास में से कि एसआईपी से रिलेटेड जितने सवाल होते हैं सारे इन्वेस्टर्स के मन में, मैं उनको मीनिंगफुली आंसर कर पाऊं आज की सेशन में, और जितने भी इन्वेस्टर्स के सवाल हैं वो जो आप मुझसे पूछेंगे उनका मैं लॉजिकल जवाब दे पाऊं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर हम बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज एसआईपी, और एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड से क्या डिफरेंट है, एंड हाउ डज इट वर्क सर? मुनीश, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं करना, मैंने म्यूचुअल फंड में किया है लेकिन मैंने एसआईपी नहीं किया। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो मैं एक चीज सबसे पहले तो क्लेरिफाई करूं कि एसआईपी एक इन्वेस्ट करने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो एसआईपी के थ्रू आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं एसआईपी की बात करूं, वैसे तो उसका फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन अगर मैं एकदम आसान शब्दों में आप सभी को बताऊं तो एसआईपी का फुल फॉर्म में बोलूंगा सिंपल, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल। तो एसआईपी शायद दुनिया का सबसे सिंपल प्रोडक्ट है
जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। और एसआईपी क्या होता है और कैसे काम करता है, एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उसका, कि आज से कई साल पहले हमारे यहाँ पे लोग एफडी करते थे, अभी भी करते हैं, आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बैंकों में करते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि अपने को हर थोड़े टाइम पे, एक महीने में या हफ्ते में हम पैसा जमा करते थे वहां पे, और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होता था, सेविंग हो जाता था। तो एसआईपी जी उसी का रूप है, वेयर योर मनी इज नॉट गोइंग टू द बैंक बट इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू अ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन अ मंथली बेसिस। तो महीने में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं एंड योर मनी गेट्स इन्वेस्टेड इनटू अ इक्विटी स्कीम, राइट। जमाना भी कैश का नहीं है, जमाना डिजिटल हो गया है। तो यहाँ पर इतनी इजी है और सुविधा है एसआईपी के अंदर में, दैट आपको कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट काफी इन्वेस्टर्स तो हमारे अभी बिना पेपर वर्क के ही एसआईपी घर बैठे शुरू कर सकते हैं, राइट। तो बिना पेपर वर्क किए ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है कि आप अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कोच के साथ, एक्सपर्ट के साथ बैठे, मान लीजिए आपने एक एसआईपी के लिए एक स्कीम तय की, सपोज फॉर एग्जांपल इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। तो आपने इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट किया, आपने बोला भाई ये 20 साल के लिए मुझे करना है क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट के लिए पैसा है, राइट। और आपने डेट फिक्स किया कि मुझे 5 तारीख को इसमें एसआईपी करनी है। तो हर जी महीने 5 तारीख को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया डेबिट हो जाएगा, और वो जाके म्यूचुअल फंड के स्कीम में, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। और वो इन्वेस्ट कहाँ होगा कि इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड की जो एनएवी है, नेट असेट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, जो स्कीम का भाव है, उस भाव पर इन्वेस्ट होगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि ये जो भाव होता है ये रोज चेंज होता रहता है, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी ऊपर चली जाती है, जब मार्केट नीचे जाता है तो एनएवी नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए मैंने सितंबर 2020 में पैसा लगाया और 5 तारीख को मेरे अकाउंट से लग गया, उस दिन एनएवी 10 रुपए की थी, तो मुझे 1000 यूनिट मिल जाएगी। अक्टूबर 2020 में अगर मार्केट ऊपर चला गया और एनएवी 10 रुपए की 11 रुपए हो गई, तो अपना इन्वेस्टमेंट तो 10,000 का होगा लेकिन मुझे 900 यूनिट मिलेगी। अगले महीने मान लीजिए एनएवी घट के 8 रुपए पे आ गई, बाजार में करेक्शन आया, मार्केट 8 रुपए पे आ गया, तो नवंबर में आप 10,000 रुपए डालेंगे तो आपको 1250 यूनिट मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली मार्केट टाइमिंग हो रहा है। तो जब बाजार नीचे जाता है तो आपकी यूनिट बढ़ जाती है, जब बाजार ऊपर जाता है तो आपका यूनिट एक्यूमुलेशन कम हो जाता है। तो ये एसआईपी ऐसे काम करती है, और ऑटोमेटिकली मार्केट टाइमिंग एसआईपी के थ्रू हो जाता है। तो सिंपल, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल वे ऑफ मेकिंग मनी इज एसआईपी। राइट सर। तो जो हम पहले आरडी के फॉर्म में पोस्ट ऑफिस में करते थे, तो वही जी म्यूचुअल फंड में अगर हम वो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझें कि मंथली एक मुश्त एक फिक्स अमाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कहा जाता है। बिल्कुल और यहाँ पर बिल्कुल, थोड़ा डिजिटल फॉर्म में है तो अपने आप डेबिट हो रहा है, राइट। एब्सोल्युटली। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड में आप या एसआईपी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। जी तो ये लॉन्ग टर्म के सर क्या बेनिफिट्स हैं एसआईपी करने के लिए? ऐसा क्यों कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें? और एक राइट, इंडिविजुअल के लिए सर लॉन्ग टर्म डिफाइन कैसे होता है ओके, कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म? राइट, ओके। तो अभी लॉन्ग टर्म से अगर मैं बात करूं आपको मुनीश, तो ये सेंसेक्स है। पहले तो एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए, तो अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1980 से 2020 के बीच में 100 का सेंसेक्स लगभग 40,000 पॉइंट हो गया है। अभी थोड़ा 38-39,000 की रेंज में है, बट राउंड फिगर मैंने कंसिडर किया है यहाँ। तो 40 साल में सेंसेक्स 16% बढ़ गया है। तो इक्विटी इज अ राइट प्लेस टू डू योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि जो हमारा इक्विटी मार्केट है वो थोड़ा वॉलेटाइल है। वो इक्विटी मार्केट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इक्विटी की जो लाइन है ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो जिससे काफी लोग जो है ये वॉलेटिलिटी से घबराते हैं। तो इस वॉलेटिलिटी की जो रोलर कोस्टर राइड है, उसको अगर आपको सही तरीके से इंजॉय करना है और उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है, राइट, तो इस वॉलेटाइल मार्केट को का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो उसका नाम है एसआईपी, राइट। और क्यों हम एसआईपी, इसका एक अच्छा तरीका है क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, राइट, हर किसी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं।
बच्चों की एजुकेशन हुई, अपना रिटायरमेंट हुआ, बड़ा घर खरीदना है, राइट, बच्चों की शादी करनी है। तो ये कई गोल्स जो होते हैं हमारे, कुछ गोल 10 साल बाद है, कुछ 15 साल बाद है, कुछ 20 साल बाद है, तो उसके लिए अगर हम सेविंग करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो हम काफी एफिशिएंटली पैसा उसमें बना सकते हैं। अगर मैं एसआईपी के रिटर्न की बात करूँ आपसे, तो अगर किसी ने 20 साल पहले एसआईपी शुरू की थी आज से, राइट, सन 2000 में, अभी हम 2020 सितंबर में बैठे हैं, तो किसी ने सितंबर 2000 में अगर शुरू की थी एसआईपी, राइट, और 10,000 रुपए महीने का निवेश किया था, तो 10,000 रुपीज पर मंथ 20 years back is now 1.5 crore rupees, giving a 16% रिटर्न। 16% का रिटर्न, 24 लाख रुपए जो आपके लगे हो वो 1.5 करोड़ हो गया, और 24 लाख रुपए भी कभी भी इकट्ठे आपकी जेब से लगे नहीं है। तो धीरे 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 10-10 हजार करके आपका पैसा बन गया। सो आपके जो भी लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, राइट, उसके लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है। भले आपको रिटायरमेंट करना है, एजुकेशन, मैरिज, जिस चीज के लिए भी आपको सेविंग करना है, तो एसआईपी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर गोल्स इन द लॉन्ग टर्म। राइट सर। तो धीरे धीरे एक सेविंग का एक हैबिट भी डेवलप हो जाता है, और कहीं ना कहीं बाजार की जो वॉलेटिलिटी है उससे भी हमारे इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन हो रहा है। जी तो हाँ, और ये जो मल्टीपल। रिटर्न आया है, ये सारी वॉलेटिलिटी क्रॉस करने के बाद में, पिछले 20 साल में जितना ऊपर नीचे होना था, वो सारा कुछ होने के बाद में इन्वेस्टर का 1.5 करोड़ रुपया बना है यहाँ पे। राइट। तो सर ये तो हुआ कि मैं अपने एक फाइनेंशियल जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसा आपने कहा कि कोई किसी के बच्चे की शादी है, किसी का रिटायरमेंट है, या किसी को कोई घर लेना है, 10 15 20 साल का टाइम हॉरिजन है। लेकिन हर इन्वेस्टर के हर गोल के लिए सर इतना समय कई बार नहीं भी होता। तो मान बिल्कुल सही। लीजिए कि अगर मुझे 2 या 3 साल में ही पैसे की ज़रूरत है, राइट। मेरा गोल शॉर्ट टर्म है, तो राइट। क्या मैं उसके लिए भी एसआईपी कर सकता हूँ? आप बिल्कुल एसआईपी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक सवाल पूछा आपने। कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में ही लगता है। तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अलावा डेट फंड्स भी है, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास पैसा है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इवन एक दिन के लिए भी पैसा है, तो उसके लिए भी अपने पास ओवरनाइट फंड है। तो अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी निवेश करना है और एसआईपी करना है, एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना है, लेकिन आपको 1-2 साल बाद ही उस पैसे की जरूरत है, तो आप इक्विटी फंड्स में एसआईपी मत कीजिए। आप डेट फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, आर्बिट्राज फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं। तो ये जो सारे फंड होते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, और आपका प्रिंसिपल जो है वो काफी हद तक सेफ होता है। उसका लॉस होने का चांस ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है वहां पे, राइट। तो म्यूचुअल फंड में आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल, 3 साल या उससे कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप डेट फंड्स में लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो है कि इक्विटी में आप जब भी इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम 3 से 5 साल का तो मिनिमम होराइजन आपका होना चाहिए। और दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहूंगा आपको मनीष, कि जी। अगर आप डेट फंड्स में लॉन्ग टर्म की एसआईपी करते हैं, तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। डेट फंड्स में सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का ही पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म का पैसा आप आराम से इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। डेट फंड्स में अगर आप शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो डेट में लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो इक्विटी में लगाएं। उसको उल्टा करेंगे तो नुकसान होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो बहुत सिंपल जो आपने सर लास्ट लाइन कहा कि वे शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो डेट फंड को चूज करें, और लॉन्ग जी टर्म के लिए लगाना है तो इक्विटी फंड को चूज करें। राइट। बिल्कुल। तो ये तो सर हुआ डेट और इक्विटी की बात। बट अगर हम वैसे भी म्यूचुअल फंड के अंदर देखें तो देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स। पहले तो कितनी सारी एएमसीज हैं, फिर उसके अंदर कितने तरह के फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कोई सेक्टोरल है, कई तरह के स्कीम्स अवेलेबल है। जी तो एक लेमैन जो एक इन्वेस्टर है, वो कैसे सिलेक्ट करे कि उसके लिए बेस्ट स्कीम कौन सा है, एंड हाउ टू चूज द बेस्ट स्कीम? बढ़िया स्कीम कैसे चूज करी जाए सर? ये बेस्ट स्कीम जो है ना, ये बेस्ट पति के चक्कर में द्रौपदी के 5 पति हो गए थे। तो अभी जोक सपाट, अभी मैं कहीं भी जाता हूँ और किसी से भी मेरी बात होती है और किसी को भी पता चलता है कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, तो सबसे पहला सवाल किसी का ये आता है कि सर मेरे लिए बेस्ट स्कीम बता दो आप, बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन सी, हमें तो बेस्ट स्कीम में ही इन्वेस्ट करना है, राइट। तो मैं थोड़ा एक अलग एनालॉजी आपको देने की कोशिश करता हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाए। कि मान लीजिए हम कार खरीदने जा रहे हैं,
तो कौन सी कार है जो बेस्ट कार है? अगर हम हमारी सारी जो ऑडियंस आज बैठी है उससे पोलिंग करवाएंगे तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे। वो अलग अलग आंसर बिल्कुल। क्यों आएंगे? क्योंकि हो सकता है आपका बजट अलग हो, किसी का बजट 5 लाख का है, किसी का बजट 50 लाख का है, किसी को फ्यूल यस। एफिशिएंसी चाहिए, किसी को स्पोर्टी चाहिए कार, किसी को स्पीड ज्यादा चाहिए, किसी को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। कोई रोज शायद 50-100 किलोमीटर सफर करता है, कोई शायद वीकेंड पे ही कार को बाहर निकालता है। किसी को डीजल कार पसंद है, किसी को इलेक्ट्रिक कार भी पसंद है आजकल, किसी के घर में 2-3 लोग ही है, किसी के घर में 7-8 लोगों की फैमिली है। तो जब आप अपने लिए कार हम्म, सिलेक्ट करने जाते हैं तो अपने पास बहुत सारी चॉइस है। तो आपके बजट के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार हर आदमी के लिए कार डिफरेंट हो सकती है। तो सिमिलरली इक्विटी में भी वैसा ही होता है कि हमारे पास, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे तरह के फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, डाइवर्सिफाइड फंड है। तो ये हर तरह के जो फंड है, ये सबके नेचर अलग अलग है। तो आपकी रिस्क जी। एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके गोल क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपकी इनकम और मेरी इनकम दोनों में फर्क है, आपके एक्सपेंसेस मेरे एक्सपेंसेस में फर्क है, राइट। हमारे रिश्तेदारों के अंदर और हमारे अंदर भी इनकम और एक्सपेंसेस में फर्क है, सबके गोल्स में फर्क है। तो इसीलिए ये। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर आपको हम्म, टैक्स बचाना है तो हमारे पास ईएलएसएस के फंड्स अवेलेबल है, राइट। अगर बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, एसआईपी करना हो, तो एक अच्छी चीज क्या है कि आप अपने फंड्स का बुके बनाए। एक फंड में एसआईपी करने के बजाय अगर आप मान लीजिए 10-15 हज़ार की एसआईपी करें, तो इट इज बेटर टू यू डू इट इन 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स। तो एक लार्ज कैप भी करे, मिड कैप भी करे, स्मॉल कैप भी करे, डाइवर्सिफाइड भी करे, तो अपने को क्या है कि पूरा बास्केट मिल जाता है। इट इज लाइक मेकिंग योर ओन आईपीएल टीम। कि अगर आईपीएल की टीम में आप सारे के सारे बैट्समैन भर लेंगे तो भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सारे के सारे हम्म, बॉलर भर लेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको यू नीड एन इक्वल बैलेंस ऑफ बैट्समैन ऑल्सो, बॉलर ऑल्सो, ऑलराउंडर ऑल्सो, विकेट कीपर ऑल्सो। लेकिन राइट। ये सब चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मुनीश, वो जी। चीज है कि आपको अपनी एसआईपी के साथ स्टिक करके रखना है। स्टिक करके रखना है मतलब आपने जो एसआईपी की है, जिस भी फंड में की है, आपको उसके साथ लगे रहना है, उसमें इन्वेस्ट करके रखना है, अपना अपने फंड्स को चेंज नहीं करते जाना। क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं, शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस खराब होता है तो सबको लगता है कि ये फंड मेरा खराब कर रहा है, मैं दूसरे फंड में चला जाऊं। तो प्लीज स्टिक टू योर एसआईपी, फॉर लॉन्ग टर्म यू विल मेक मनी। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको और आपके सारी ऑडियंस को उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक टेक फंड लॉन्च हुआ था सन 2000 में, मार्च 2000 में, और उसकी एनएवी तब 10 रुपए की थी। तो अगर आपको याद हो तो 2000 के टाइम पे आईटी का बूम चल रहा था, राइट। और आईटी का बूम था तो सारे के सारे जगह ये टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स है अपने, उनका सबका शेयर का भाव काफी स्पीड में बढ़ गया था, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी कंपनीज का। जिस भी शेयर के पीछे टेक वर्ड लगा होता था वो वो रातों सारे रात सारे बढ़ सौ जाता सौ गुना हो गए थे, 100-100 गुना, दो जी। दो सौ गुना शेयर के भाव हो गए थे। तो उसी टाइम एक भाई एएमसी ने एक फंड लॉन्च किया टेक फंड के नाम से, मार्च 2000 में। आप भी बड़े एक्साइटेड थे, आपने मान लो उस पर एसआईपी चालू कर दी और आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो कटी वो 10 रुपए की लग गई वहां पे। लेकिन अभी क्या जी। हुआ कि आपने टेक फंड लॉन्च तो कर दिया, ये आपने टेक फंड में एसआईपी तो कर दी, जैसे ही आपने एसआईपी करी मार्च 2000 के बाद सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स पूरे दुनिया भर में गिरना चालू हो गए, धड़ाधड़ गिरे, सारे मार्केट क्रैश हो गए। आपको याद हो तो बाजार ने तब 6000 टच किया था, 6000 का 2700 आ गया। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स तो लगभग 80 से 90% नीचे गिर गए। तो आपकी हम्म, एसआईपी का क्या हुआ? तो आपने जो एसआईपी की थी, 1-1.5 साल के अंदर में उसकी वैल्यू 10 रुपए से उसकी एनएवी घट के 2 रुपए 15 पैसे पे आ गई, ऑलमोस्ट 80% का फॉल। आपने आपका जो 20 हम्म, इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपया लगा, उसका 99,000 रुपया हो गया, राइट। इतना जबरदस्त फॉल आ गया। तो हमारे पास 3 इन्वेस्टर थे। एक इन्वेस्टर ऐसा था कि इस टाइम पे घबरा गया कि ये कहाँ मैंने गलती कर दी पैसा लगा के, मेरा एसआईपी बंद करो, मुझे कुछ नहीं करना, अभी अपने को बाहर निकलना है। तो वो इन्वेस्टर ने, पहले इन्वेस्टर ने यहाँ पे एसआईपी हमारी बंद कर दी। हमारे जी। दूसरे इन्वेस्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम में पेशेंस रखूंगा और मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा। और एक हमारे तीसरे इन्वेस्टर थे, वो तो भूल गए कि उन्होंने 10,000 रुपए की एसआईपी करके भी रखी थी, राइट। तो उनको पता भी नहीं ओके। था कि 2 रुपए पे एनएवी आ चुकी है, राइट। तो हम्म, अभी क्या हुआ कि ये 2000 से लेके 2001 तक एनएवी 10 रुपए की घट के 2 रुपए 15 पैसे पे आ गई। अब इसके आगे क्या हुआ कि आने वाले 2 साल तक, अगले 2 साल जो आप देख सकते हैं 2001 से 2003,
2 साल तक ये एनएवी 2 रुपए से 3 रुपए के बीच में ही पड़ी रही, उसके ऊपर ही नहीं गई। तो आपकी एसआईपी को 3 साल हो गए थे, मतलब 40 इंस्टॉलमेंट लग गए थे। 40 इंस्टॉलमेंट लगने के बाद 4 लाख रुपए का वैल्यू 3 लाख रुपए का था। आपका रिटर्न आ रहा था -10%। राइट। तो जो हमारे जो दूसरे इन्वेस्टर थे, पहले वाले तो पहले ही आउट हो गए थे, दूसरे वाले ने हम्म। भी यहाँ पे हिम्मत हार दी कि भाई अपने काम का नहीं है, इतने साल हो गए मेरे को, तो अभी 3.5 साल हो गए और ये फंड तो मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, ये हम्म। 3 रुपए के ऊपर जा नहीं रहा, ये देखो 2 रुपए का 2.5 रुपए पे ही पड़ा हुआ है। राइट। और वो राइट। दूसरे भाई साहब ने भी अपना बंद कर दिया काम। हम्म। लेकिन क्या हुआ, मार्केट बढ़ा। लॉन्ग टर्म में तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा है, तो कुछ साल लगे। लेकिन ये जो फंड की एनएवी थी, अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो ये एनएवी का चार्ट है। ये 10 रुपए थी, जी। 10 रुपए से गिर के 2 रुपए आई, ये 2 से 3 रुपए पड़ी रही, और 3 साल और लगे उसको, मतलब 2000 से चालू करके 2006 में जाके वो एनएवी 10 रुपए से फिर से 10 रुपए पे वापस लौटी। क्या हम्म। लगता है मुझे, पैसा बना होगा कि नहीं बना होगा थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का? पैसा तो सर, क्योंकि 10 का 10 ही हुआ है। एक चीज हाँ तो जी। श्योर है कि जो लॉस तो अब नहीं हुआ होगा, जो पहले आपने पहली 2 स्लाइडों में दिखाया। जी। पहली स्लाइड में हमने देखा 2 लाख रुपए का 1 लाख रह गया। तो देन 4 लाख का था। के बाद में हमने देखा 4 लाख का 3 लाख रह गया, तो अभी 10 रुपए जी। वापस आ गया, तो एटलीस्ट लॉस तो रिकवर हो गया होगा। लॉस और जहाँ रिकवर पर हो गया। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं, मुझे हाँ लगता है जनरली क्या होता है कि पीपल शो द बेस्ट और आइडियल सिनेरियोज, जी। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने सबसे खराब फंड इंडस्ट्री का चूज किया है। मैं इसीलिए वो थोड़ा खराब सिनेरियो इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अच्छी बातें दिखा के अपना विश्वास जीते, इससे अच्छा कि खराब परफॉर्मेंस दिखा के थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि अपना फेथ रखना क्यों जरूरी है और फेथ ना रखने का नुकसान क्या होता है। राइट। वर्स्ट अभी केस सिनेरियो क्या है, ये वो है एक तरह दस से हम रुपए कह की सकते एनएवी 6 साल लगे, वापस से 10 रुपए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को क्रॉस करने में उसको 6 साल लगे यहाँ पे। अभी 6 साल हैं। जी। बाद वो फंड का वैल्यू 7 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 17 लाख रुपए। 30% का रिटर्न आ गया उसमें, जो -10% पे था वो सीधा 30% पे आ गया। बताइए। 30% एनुअल कंपाउंडेड। जी हाँ, 30% एनुअल कंपाउंडेड। अब ये जादू कैसे हुआ, मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ आपको। हम ये मतलब ये मिरेकल हुआ, ये कैसे हुआ ये सर? व्हाट इज ये द, मेरे ये इसके मिरेकल पीछे कैसे का हुआ? मोटिव क्या है? ये मिरेकल मैंने इसीलिए कहा कि सिंपल, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल। अब ये मिरेकल कैसे हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये जो चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बाय किया उस फंड ने। तो जब आप एनएवी 10 रुपए थी तब 1000 यूनिट बाय की थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जब जी। एनएवी 2 रुपए पे आ गई तो ऑलमोस्ट 4.5 पौने 5 हजार यूनिट बाय होना चालू हो गई। जब एनएवी 2 रुपए से 3 रुपए के बीच में थी तो आप हर महीने लगभग 3-4 हजार यूनिट यहाँ बाय कर रहे थे। तो मैक्सिमम हमारे यूनिट का जो बाइंग हुआ वो बॉटम पे हुआ। वापस से जब दस जी। रुपए पे आ गए तो फिर यहाँ 1000 रुपए पे आ गए, 1000 यूनिट्स पे आ गए, सॉरी। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम यूनिट्स जो इस फंड ने बाय की वो करी खराब टाइम के ऊपर में बाय। राइट। हम्म। और वो खराब टाइम पे बाय करने की वजह से ही उस फंड में रिटर्न आया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं और आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा और आप 15-20 साल के इन्वेस्टर हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आपका फंड नीचे रहने वाला है उतना आपका बाइंग ज्यादा होगा। अगर आपका फंड हमेशा ऊपर चढ़ता रहेगा तो आप कभी भी ज्यादा यूनिट्स नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर ये फंड में ये मिरेकल क्यों हुआ, क्योंकि नीचे में पेशेंस रखा था, इसीलिए आपका बेनिफिट हुआ। तो जो हमारे तीसरे दोस्त थे जो सो गए थे, वो सोने वाले ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। अभी मान लीजिए मुनीश कि ये इन्वेस्टर जो सो गए थे अपने, अगर उन्होंने आज तक एसआईपी चालू रखी है 2020 सितंबर तक, जो मार्च 2000 में चालू किया था, तो क्या लगता है आपको कितना वैल्यू होगा आज? तो सर अभी आपने पीछे दिखाया 20 साल का परफॉर्मेंस। 20 साल का तो लगभग इस, 1.5 करोड़ था। हाँ, तो लेकिन इसमें पहले 6 साल में तो एनएवी ग्रो किया नहीं उसका, जी। तो मे बी उससे तो काफी कम ही होगा। चलो देखते हैं कितना हुआ। तो इसका वैल्यूएशन आज की तारीख में लगभग 1,85,00,000 रुपए है, और इस फंड की एनएवी लगभग 69 के है आसपास चल रही है अभी। 17% का सीएजीआर रिटर्न आया है उसमें। राइट। तो जो आदमी हमारे सो गया था 20 साल के लिए, जिसने उसका रिटर्न बार बार नहीं देखा,
उसका 1,85,00,000 रुपया बना है इस फंड के थ्रू। तो यही बेनिफिट है एसआईपी का कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने एसआईपी की है तो एसआईपी करके भूल जाइए, और जो लोग भूल जाएंगे उनका ही पैसा ज्यादा बनता है, राइट? सो दैट पेशेंस इज व्हाट आई वुड लाइक pays टू से। the reward here. सबसे सबसे सक्सेसफुल इंग्रेडिएंट जो है ना मुनीश जी, एसआईपी को सक्सेसफुल करने में जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो है टाइम। जी। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। टाइम और पेशेंस, टाइम और पेशेंस जिसने रखा है उसका पैसा बना है। तो एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू मूव फ्रॉम टाइमिंग टू टाइम। एब्सोल्युटली, टाइमिंग करने से बिल्कुल फायदा नहीं है उसका। टाइम, जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, राइट? और वो भूल जाइए कि मेरे फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है खराब है, क्योंकि मैंने तो एवरेज फंड का रिटर्न बताया 1.5 करोड़ रुपए का। और अब अगर हम 4-5 फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आज देखो, आज से 20 साल बाद कौन से फंड अच्छा करेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं आज आपके साथ बैठ के यहाँ भाषण नहीं दे रहा होता ना अभी। तो आज से 5 साल बाद या 20 साल बाद कौन से फंड अच्छा करेंगे, तो अगर आप 4-5 स्कीम्स में लगाते हैं पैसा तो आपका एवरेज या अबव एवरेज रिटर्न आ जाएगा। और आपके पास में आपके सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपको गाइड करते हैं, तो आप उनसे सलाह मशवरा लेते रहे। दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। सो इन शॉर्ट, बने रहो इज द की टू सक्सेस लगे इन रहो वेल्थ। मुन्ना भाई। या बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने इक्विटी बताया, डेट बताया, कैसे अनसर्टन टाइम आते हैं और जो पेशेंस रखता है उसका वेल्थ लॉन्ग टर्म में कैसे क्रिएट होता है, जो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, हाउ इन्वेस्टर एक्चुअली गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म, वो भी जी समझाया। जी बट एक जो और चीज है सर, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, एक एसेट क्लास है गोल्ड, जो जी एज ए कल्चर ही हमारे साथ एसोसिएटेड है फ्रॉम अ बर्थ टिल डेथ, राइट? जनरली इन्वेस्टर गोल्ड को बाय करते हैं, शायद ही कोई इन्वेस्टर होगा, फैमिली होगा जिसके घर में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बिल्कुल तो सही क्या बात। म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड के अंदर एसआईपी या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उसका जो हम एक जो जौहरी से, ज्वेलर से जो गोल्ड खरीदते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड्स में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड आप डेफिनेटली नहीं खरीद पाएंगे, बट आप फाइनेंशियल टर्म्स में गोल्ड खरीद पाएंगे। लेकिन मेरा पहला तो मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखेंगे गोल्ड के, पिछला 1 साल का रिटर्न छोड़ दे जहाँ 30,000 का 50,000 हो गया है, उसके पिछले 7 साल तो गोल्ड का रिटर्न जीरो था, राइट? लॉन्ग टर्म में अगर जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न इन्फ्लेशन के बराबर आता है। तो भारत में इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास रहा है, तो गोल्ड का रिटर्न भी लगभग उतना रहा है। लेकिन जहां बात आती है फिजिकल गोल्ड के बदले गोल्ड में एसआईपी करने की, तो जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं ना, तो क्या होता है उसमें प्योरिटी के इशू है। आपको 22 कैरेट आया, 24 कैरेट आया, 18 कैरेट आया, वो पता नहीं है। रेट के इशू है, आज का क्या रेट है, आपको क्या रेट पे मिला, वो पता नहीं चलता। आप मान लीजिए कोई रेडी, आपके पास कोई ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी आप देने जाते हैं वापस से, तो उस ज्वेलरी पे आपको ज्वेलर 5% का डिडक्शन लगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन कॉस्ट है गोल्ड के अंदर में जो आपको लगते हैं। उसके अलावा आपको स्टोरेज करके रखना पड़ता है, तो थेफ्ट का एक डर रहता है अपने पास में। तो यहाँ पे हमारे पास जो गोल्ड फंड्स हैं वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड में या गोल्ड ईटीएफ में, और वहां पे वो लोग अंडरलाइंग में गोल्ड ही खरीदते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या है कि आपको जो आज का भाव है गोल्ड, उस भाव के ऊपर गोल्ड मिल जाता है। तो आपको धीरे धीरे गोल्ड इकट्ठा करना है। मान लो आपको बच्चों की शादी के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है, तो आप 10,000 रुपए का एसआईपी गोल्ड में भी कर सकते हो। तो हर महीने गोल्ड का जो भी भाव है उसका 10,000 रुपए से आपकी यूनिट्स वहां पे आती जाती है। प्राइस के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, आपको जब चाहे पैसा रिडीम करना हो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10 साल बाद आपके घर में शादी है, तो जब शादी है आप उसी टाइम जो भी गोल्ड का प्राइस होगा, ये फंड का एनएवी भी वैसा ही होगा, तो आप यहाँ पे पूरा पैसा रिडीम करके फिजिकल गोल्ड तब खरीद सकते हैं। तो आपको राइट। क्या है कि स्टोरेज का कॉस्ट निकल गया, प्योरिटी का इशू निकल गया, राइट? एंड एट अ वेरी मार्जिनल कॉस्ट आपका ये काम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसे मैंने डेट के भी बारे में बात की, मैंने आपसे इक्विटी के बारे में तो हमने काफी चर्चा डिटेल में की, और गोल्ड भी है। तो आपको किसी भी एसेट क्लास में लगाना है वो सारे ऑप्शन हमारे पास में म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। राइट सर, राइट। सर एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ से हटके,
लेट्स से कि मैं SIP कर रहा हूँ एक 20,000 रुपए का, और जी हाँ। वो 1 तारीख मैंने उसका डेबिट डेट रखा है। ओके। अभी मान लीजिए मेरा जो कैश इनफ्लो है, जो मंथ एंड पे आ जाता था, बिगिनिंग ऑफ द मंथ आ जाता था, वो चेंज होके ओके। लेट्स से 5 तारीख को अब आ रहा है। अब मैं अपना अच्छा। SIP डेट 1 तारीख से 10 तारीख मान लीजिए करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपना डेट चेंज कर सकता हूँ? एक। ओके। दूसरा एक और इसमें मेरा सवाल ये है कि मेरा 20,000 का SIP था, विद द पासेज ऑफ टाइम नाउ आई हैव मैनेज टू अकोमुलेट मोर। अब मैं उस 20,000 को 30,000 करना चाहता हूँ, या ओके। मैंने कोई एसेट सेल किया, कोई और मेरा इन्वेस्टमेंट था, वहां से मेरे को कोई मेच्योरिटी 10 लाख रुपया मान लीजिए आया, जी। वो मैं इसी SIP इन्वेस्टमेंट के अंदर डालना चाहता हूँ, तो क्या ये ओके। चेंजेस पॉसिबल हैं? ओके, काफी अच्छा सवाल है ये। काफी लोगों को ये ऑपरेशनल क्वेश्चंस के ऊपर कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है मुनीश 1 तारीख की, और आप उसको बदलना चाहते हैं, 10 तारीख की करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे एक लाइव एसआईपी में। आपको वो एसआईपी बंद करनी पड़ेगी और नया एसआईपी शुरू करना पड़ेगा। आप उसी फंड में एसआईपी कर सकते हैं भले, लेकिन आपको नया इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। आप एक चालू एसआईपी में डेट चेंज नहीं कर पाते, राइट। तो तो वो ये तो हुआ। कितना कन्वीनियंट है सर उसको बंद करके वो बहुत स्टार्ट ईजी करना? है। जैसा कि हमारे एनजे के अंदर तो मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप इजीली कर सकते हैं। एक एसआईपी स्टॉप करना होगा 1 तारीख का, और दूसरा 10 तारीख का एसआईपी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ 2 क्लिक्स। तो आपको ओके। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, कोई कागज भरने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट। 2 क्लिक के ऊपर आपके मोबाइल से आप वो काम कर सकते हैं, या आपके जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके लिए काम करके दे सकते हैं, आपको ऑथोराइज कर देने का उसको। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपने बोली कि भाई आपके पास 10 लाख रुपया लमसम आ गया और आपको उसी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको कोई भी बंदिश नहीं है। आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं उसी स्कीम के अंदर में, राइट। तो जिस फंड में आपका 10,000 का 20,000 का एसआईपी चल रहा है, उसमें आपको नया पैसा भी डालना है, एक मुश्त लमसम पैसा डालना है, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। आपके ऊपर कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तीसरी बात जो आपने बोली कि भाई अभी मुझे 20,000 का एसआईपी 30,000 करना है, तो क्या किया जाए उसके लिए, तो ये काफी अच्छी बात है। देखिए, हम लोग एसआईपी की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारी इनकम हमेशा बढ़ जाती है। जैसे मैं आज 2020 की बात करूं, तो 2020 में जो हमारी इनकम है वो 2010 से ऑब्वियसली ज्यादा है। 2010 में जो हमारी इनकम थी वो 2000 से ज्यादा है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी इनकम बढ़ती जाती है, राइट। राइट। तो ये जो इनकम बढ़ती जाती है, तो उसके साथ हमें हमारी सेविंग्स भी बढ़ाते रहना चाहिए। और कई कई लोग बढ़ाते हैं, कई लोग थोड़े उसमें से चूक जाते हैं, थोड़े लेजी हो जाते हैं हम लोग। तो इसका एक हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है, जिसको हम बोलते हैं टॉपअप एसआईपी। तो टॉपअप एसआईपी क्या है कि मान लीजिए आपने आज से 20 साल पहले 10,000 रुपए का एसआईपी किया था। फिर आपने उसमें टॉपअप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि भाई हर साल 1,000 रुपए से ही एसआईपी इंक्रीज हो जाए। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। 2001 से आपका 11,000 रुपए डिडक्ट होना चालू हो गया, 2002 से 12,000 डिडक्ट होना चालू हो गया, 2003 से 13,000 डिडक्ट होना चालू हो गया। तो हर साल 1-1 हजार, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी भी वहां पे बढ़ती गई। और तो उससे एक क्या हुआ? डिसिप्लिन में सेविंग का जो अमाउंट है वो भी बढ़ना चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि 10,000 रुपए का एसआईपी जो हमारा टेक्नोलॉजी फंड के अंदर था, उसका वैल्यू 1,85,00,000 था। मान लीजिए उसी फंड के अंदर अगर आपने 1,000 रुपए का ये टॉप एसआईपी टॉपअप कर लिया होता, टॉपअप एसआईपी सिलेक्ट कर ली होती, तो आज आपकी एसआईपी 20 साल में 10,000 के बदले 30,000 रुपए की हो जाती। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। हम्म। मैंने बताया था कि उसमें 1,85,00,000 रुपए बने। तो आज के टाइम पे अगर आपने वो टॉपअप करके रखा था, सिर्फ छोटा सा डिसिप्लिन, तो आपका वैल्यू जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो 2.78 करोड़ का हो गया। मतलब लगभग 90 लाख रुपए आपके ज्यादा बने। 50% हायर अमाउंट है, 50% आपका पैसा बढ़ गया, सिर्फ छोटी सी डिसिप्लिन के साथ में। और क्या होता है, राइट। देखिए कि आपने 50 लाख का प्लानिंग किया और 60 लाख मिलता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो हमेशा हमें लाइफ में अच्छा लगता है। तो टॉपअप के थ्रू क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो हमेशा अच्छा लगता है, और 1,85 के बदले 2.75 करोड़ मिले तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो छोटी सी अगर ये हम डिसिप्लिन रख लेते हैं, तो उसका आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म के अंदर में, विच इज विजिबल थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो ये जो आप सर कह रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, विच इज़ जी 90 लाख ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी बड़ा है।
एंड आई विश हम हर इन्वेस्टर को ये थोड़ा सा ज्यादा जरूर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ अपना टॉपअप होता रहे, और उसमें भी आपको कोई कागज भरने की जरूरत नहीं। शुरुआत में आप अपने जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठते हैं प्लानिंग करने के लिए, तब आप एक वो टॉपअप का एक्शन ऑप्शन पे सिर्फ आपको टिक करना है ऑनलाइन में जाके, और आपको उनको बताना है कि 10,000 का SIP है तो मुझे हर साल 500 रुपये बढ़ाने हैं, 1000 बढ़ाने हैं, 2000 बढ़ाने हैं, जितना आपको बढ़ाना हो, राइट। और उसका आउटपुट देखिए, आउटपुट इज 50% हायर। ह्यूमंगस। तो सर ये तो हुआ कि मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, पैसा डाल सकता हूँ। जी अब बात आती है कि पैसा अगर मैं निकालने की बात करूँ, तो क्या राइट। इसमें किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड है कि मैंने 10 साल मान लीजिए या 15 साल का सोच के एक SIP शुरू किया, जी क्या वो पैसा मेरा 15 साल के लिए लॉक हो गया? तो ये मैच्योरिटी वगैरह किस तरह से होता है, और मैं कभी पहले पैसा विड्रॉ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल। तो आप SIP में कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आपका पैसा लॉक नहीं है। आपको SIP में पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 12 साल बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप पैसा निकालना चाहें तो आप पैसा निकाल सकते हैं, और आपका पैसा उस दिन की जो NAV होगी उसके ऊपर आपका पैसा निकल जाएगा, राइट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। SIP आप चाहें तो बीच में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप बंद करना चाहते हैं अपनी SIP, तो आप अपनी SIP बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बंदिश या लॉक इन नहीं है। कई बार क्या होता है, कई SIP के इन्वेस्टर SIP को इंश्योरेंस के साथ कंपैरिजन में करने लग जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में जी, क्या सरेंडर वैल्यू आती है, या इंश्योरेंस में हमारा पैसा लॉक इन हो जाता है। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। और यहाँ लॉक इन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, लॉक इन आपका पैसा कहाँ होता है कि अगर आपने ELSS के जो फंड्स है जिसमें आपको टैक्स के ऊपर में बचत मिलती है, वहां पे अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका हर इंस्टॉलमेंट 36 महीने के लिए लॉक इन में चला जाता है, राइट। मतलब अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया सितंबर 2020 में, तो सितंबर 2023 तक 3 साल के लिए मेरा पैसा लॉक इन हो जाएगा वहां पे। और इसमें एक थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ELSS के अंदर अगर आप SIP कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए, तो आपको टैक्स का तो सेक्शन 80C में फायदा मिलता है वहां पे, लेकिन आपकी 36 इंस्टॉलमेंट्स लॉक्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अक्टूबर 2023 में आपका सारा पैसा फ्री हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में सिर्फ सितंबर का जो इंस्टॉलमेंट था वो एक ही इंस्टॉलमेंट फ्री होगा, क्योंकि बाकी के इंस्टॉलमेंट के 36 महीने पूरे नहीं हुए। पिछले एक दूसरे इंस्टॉलमेंट के 35 हुए, उसके बाद 34 हुए, उसके बाद 33 हुए। तो धीरे 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 करके आपका लॉक इन खत्म होता जाता है। तो अगर ये SIP मान लीजिए आपकी 20 साल के लिए चली, तो 17 साल की जितनी इंस्टॉलमेंट्स थी वो सब आप पैसा निकाल सकते हैं। पिछले 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट है सिर्फ उतनी लॉक इन में रहती है। so every installment independently is locked for 36 months ओनली इन ELSS only। स्कीम के अलावा बाकी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कोई भी लॉक इन नहीं है। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, राइट, जब चाहे SIP स्टॉप कर सकते हैं। सिर्फ ELSS वेट स्कीम्स के अंदर 3 साल का लॉक करते हैं तो ही लॉक इन पीरियड है, अदरवाइज जी, किसी तरह का लॉक इन पीरियड कोई नहीं। लॉक इन नहीं। तो राइट सर, गॉट इट। अभी एक सवाल ये है सर कि जब भी हम SIP करते हैं, बाय करते हैं, तो क्या जी उसके लिए हमें कोई एडिशनल फीस या कोई चार्ज देना पड़ता है? क्योंकि हर बार हमारे अकाउंट में से वो डेबिट किया जा रहा है पैसा, तो उसके लिए कुछ राइट एडिशन देना पड़ता है? या राइट। जब हम विड्रॉ करते हैं, क्या उस टाइम पे हमें कोई किसी तरह का चार्ज या कोई खर्चा देना पड़ता है एज ए इन्वेस्टर? तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो भी चार्जेस हैं वो सेबी ने बहुत डिटेल में डिफाइन करके रखे हैं, राइट। वो चार्जेस जो है मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, राइट। स्कीम का 1% से 2% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितना उसका AUM है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम उसको कॉस्ट अपना लगाती है, जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वेल रेगुलेटेड है, राइट। तो आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करें कि SIP में पैसा इन्वेस्ट करें, दोनों में चार्जेस सेम लगते हैं। SIP का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है, राइट। हाउएवर जी। अगर 1 साल के पहले अगर आपने अपना पैसा निकाला तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो कि लगभग 1% के आसपास होता है।
तो अगर आपने मान लीजिए 5 साल से इन्वेस्ट करके रखा है और आज आप पूरा पैसा निकालते हैं, तो आपको उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी 5 साल की एसआईपी चल रही है, राइट, जी। उसमें से आप पैसा निकालने जाएंगे, तो 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जो पिछली 12 इंस्टॉलमेंट है जिसका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। या फिर जो मैं अपना एग्जाम्पल ही बोलूँ टेक फंड का, कि मैंने बोला कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए हो गए, 2.78 करोड़ 20 साल होने के बाद, और मान लीजिए आप आज बोलते हैं कि यार मुझे सारा पैसा निकाल लेना है, तो पिछले 1 साल में 30,000 रुपए के हिसाब से लगभग 3.5 लाख रुपए गए। मान लीजिए आज उसकी 4 लाख रुपए की वैल्यू थी, तो 2.74 करोड़ रुपीस के ऊपर अपने को जीरो एग्जिट लोड लगेगा, और बाकी का जो 4 लाख रुपया है उसके ऊपर 1% 4,000 रुपए का ही एग्जिट लोड लगेगा। तो 2.25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आप निकालेंगे तो सिर्फ 4,000 का एग्जिट लोड है। वो भी अगर आपने पूरा निकाला, तो उसमें भी 274 अभी निकाला और 4 लाख अगले साल निकाले, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चुकाना नहीं पड़ेगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि जरूरी नहीं है कि सारा ही निकालना है, तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो, आप पूरा निकाल सकते हो, आधा निकाल सकते हो, जितना आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। सर, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफ़ी समय से ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर लाइक एज जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है उसके अंदर इन्वेस्ट करते आ रहे हैं जी। एफडी जब भी मेच्योरिटी होता है सर, तो उसके ऊपर टीडीएस लगता है, तो क्या वो टीडीएस रिडक्शन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है? राइट, तो ये अच्छा सवाल किया आपने मुनीश। टीडीएस का कोई भी डिडक्शन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में से कभी भी पैसा निकालते हैं तो देयर इज जीरो टीडीएस, आपको कोई भी टीडीएस लगता नहीं है। आपका 1 लाख का वैल्यू 2 लाख हुआ हो, 10 लाख हुआ हो कि 1 करोड़ हुआ हो, आपको इसमें से कोई भी टीडीएस नहीं कटता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा। दूसरा कि जब आप रिडीम करते हैं अपना पैसा, जब आप पैसा निकालते हैं, तो एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है एसटीटी, जो कि कट के ही आपको पैसा मिलता है। वो बहुत मिनिस्क्यूल होता है, 1 लाख रुपए पे 25 रुपए, मतलब 0.025% का वो कॉस्ट आता है। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे या 1 लाख रुपए जब आप निकालेंगे तो आपके 25 रुपए कट जाएंगे, तो आपको अकाउंट में 99,975 रुपए मिलेंगे उसके। तो ये एसटीटी लगता है 0.025% का जब आप पैसा निकालते हैं तब। दूसरा कि 1 जुलाई 2020 से गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया है म्यूचुअल फंड में, वो भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिसका भी रेट बहुत ही कम है, 0.005%, मतलब 1 लाख रुपए पे 5 रुपए, राइट। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए के बदले वो 99,995 रुपीज इन्वेस्ट होते हैं आपके, वो 5 रुपए स्टैम्प ड्यूटी के लग जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कॉस्ट नहीं है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 10,000 रुपए की, तो आप देखेंगे कि आपको जो स्टेटमेंट आएगा या आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें 9,999 रुपए 50 पैसे की एंट्री मिलेगी, 10,000 की एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 50 पैसे स्टैम्प ड्यूटी के लग गए। इसके अलावा अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो अगर आपने 1 साल से पहले अगर अपना पैसा निकाल लिया तो आपको 15% ऑफ योर प्रॉफिट चुकाना पड़ता है एज अ कैपिटल गेन। मतलब अगर मैंने 1 लाख निवेश किया था और 1 लाख का वैल्यू हो गया 1,10,000 रुपए, तो जितना मेरा गेन है वो 10,000 रुपए का गेन पे मुझे 15% मतलब 1,500 रुपए का टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1 साल से ज्यादा के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पे हर पैन पे अप टू 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हर साल आपको टैक्स फ्री है। तो अगर मैंने मान लीजिए 4 लाख रुपए लगाए थे और 4 लाख का मेरा 6 लाख रुपया बना, तो 6 लाख में से 1 लाख रुपया तो मेरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया, और बाकी का जो 1 लाख रुपया है उस पर मुझे 10% चुकाना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपये। तो मेरा 2 लाख के प्रॉफिट पे मुझे 10,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स चुकाना पड़ेगा। बट ये 1 लाख का एग्जम्पशन हर साल के लिए है? 1 लाख का एग्जेम्पशन हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर पैन होल्डर के लिए। तो आपके घर से अगर 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो चारों के लिए एप्लीकेबल होगा। जरूरी नहीं है कि हर साल आप इतना प्रॉफिट बुकिंग होता हो, लेकिन अगर जितना भी आपका प्रॉफिट बुक होता है तो उस पर अप टू 1 लाख रुपीज का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। राइट। सो काफ़ी टैक्स एफिशिएंसी है अगर हम अदर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है उनसे कंपेयर करें तो। हाँ, अगर आप एफडी की बात करते हैं कंपैरिजन में, तो एफडी में तो आपको टीडीएस भी लगता है, और उसके अलावा अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो उतना आपका अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं, और आजकल तो एफडी पे रेट भी बहुत कम हो गया, 5.5-6% का रेट हो गया, तो आप समझो 5.5% का रेट है और उस पर 30% का टैक्स लग गया, तो ऑलमोस्ट ₹1.70 तो आपका टैक्स में चला गया। तो आपको जो नेट हाथ में आया वो लगभग 4.25% जैसा ही एफडी के अंदर में आजकल
रिटर्न आ रहा है। लेकिन क्या होता है कई बार हम लोग ये बातें समझ नहीं पाते। तो अगर हम टैक्स के नजरिए से भी देखें तो म्यूचुअल फंड आर हाईली टैक्स एफिशिएंट। राइट। तो ये तो सर हुआ इन्वेस्टमेंट की बात। जी लेकिन इन्वेस्टमेंट से एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, जो कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पिरामिड है, उसकी जो फाउंडेशन होती है, वो होती है प्रोटेक्शन। बिकॉज जी लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। राइट। राइट। तो क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके कोई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का भी बेनिफिट मिलता है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है? तो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर में मुनीश इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। हाउएवर देर आर कपल ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जहाँ पे अगर आप एस आई पी वहाँ पे करते हैं और वहाँ पे निपॉन में सिप इंश्योर का नाम है और बिरला में उसका नाम सेंचुरी एस आई पी का है, अगर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको अप टू 50 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है किसी इन्वेस्टर के लिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे इन्वेस्टर्स को जानना। और आपको कोई मेडिकल भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो कैसे होता है कि अगर आपने 40 से 50 हजार की एसआईपी की तो 100 से 120 गुना आपके जितने महीने का एसआईपी है उससे 100 से 120 गुना तक आपको इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है थर्ड ईयर से। पहले साल में आपकी अगर एसआईपी आपने मान लीजिए 25 हजार की है तो पहले साल में 25 हजार का 10 गुना 2.5 लाख का कवरेज मिलेगा। दूसरे साल में 25 हजार का 50 गुना लगभग 12.5 लाख का कवरेज आएगा। और तीसरे साल से तो 100 से 120 गुना मतलब 25 से 30 लाख का कवरेज मिलेगा अगर आपकी एसआईपी 25 हजार रुपए की है तो यहाँ पे अपर लिमिट 50 लाख रुपए की है। तो अप टू 50 लाख रुपीज का आप इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी मेडिकल किए हुए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर में ये आपको बेनिफिट है, लेकिन सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये बेनिफिट नहीं है। सिर्फ निपॉन और बिरला की सिलेक्टेड स्कीम्स के अंदर ही ये बेनिफिट। ओके, ओके। सर एक और है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे जो यंग और मिडिल एज्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे है। हमारे राइट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका दे आर पेइंग ईएमआई आल्सो फॉर कार लोन एंड स्पेसिफिकली होम लोन, क्योंकि होम लोन का एक लंबे ड्यूरेशन का ईएमआई चलता है, 15-20 साल का ईएमआई होता है। जी एंड आफ्टर पेइंग दैट ईएमआई they are राइट left with less amount in their hand, right? राइट। हेलो। so so ये जो हमारे इन्वेस्टर है, इनको इस सिचुएशन में आप सर क्या गाइड करेंगे कि वो होम लोन की ईएमआई के साथ किस तरह से अपनी सेविंग को सर प्लान करें? तो ईएमआई के लिए एक अच्छा मॉडल है हमारे पास में। मैं एक ही मिनट दीजिए, मैं उसको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे आपके साथ। जी। कि जब लोग लोन लेते हैं तो होम लोन के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के जो होम लोन होते हैं वो आज तो अपने पॉकेट के ऊपर में थोड़े कम पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं हमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि, या कई बार के बदले में ऐसा बोलूँगा कि एक्चुअल में उसका जो इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है हमारा, वो इंटरेस्ट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप स्क्रीन आप मेरी देख पा रहे हैं मोनिश? जी जी जी। जी। तो एक छोटा सा मैंने एक उसमें एक्सरसाइज किया है होम लोन से रिलेटेड कि अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें होम लोन से रिलेटेड ईएमआई पे, तो ऐसा एक मॉडल है जिसके थ्रू आप जितना आपने इंटरेस्ट चुकाया है वो सारा के सारा इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है जिसपे लगभग 8% के आसपास आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो आपकी 42,000 के आसपास की ईएमआई आती है 20 साल के लोन राइट, के ऊपर। राइट। तो 20 साल में आप लगभग 50 लाख रुपए का उस पे चुका रहे हैं इंटरेस्ट। तो 50 लाख का लोन है और 50 लाख का इंटरेस्ट, मतलब 50 लाख की चीज पे आपका 1 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो रहा है आपके घर के लिए। 1 करोड़ राइट, रुपया वापस उसको करना पड़ रहा है 50 लाख के लोन के सामने। बिल्कुल 50 लाख के लोन के सामने 1 करोड़ रुपए का आउटफ्लो चला जाता है सीधा। अभी हम्म। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम पेन ले ले एज एन इन्वेस्टर, थोड़ा सा अगर पेन ले, और वो पेन लेके हम क्या करें कि अगर हम जितनी ईएमआई भर रहे हैं, जैसे हमने बताया यहाँ 42,000 रुपए की ईएमआई है, उसका अगर 20% हम एसआईपी कर देते हैं जी।
राइट। तो 42,000 की ईएमआई चल रही है, अगर 20% की एसआईपी कर दी, ये होम लोन के लिए करी अपन ने, तो 8,500 जी। रुपए का एसआईपी बनेगा महीने का। और इसको आप होम हम्म। लोन के साथ ही चलाते हैं 20 साल के लिए। हमने एक्चुअल में देखा 16-17% का रिटर्न आया, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि भाई 12% का ही रिटर्न आएगा, थोड़ा हम लोग रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ जी। 12% का रिटर्न आता है, तो 20 साल में आपका 20 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में, राइट। लेकिन राइट। 20 साल के बाद में ये जो 20 लाख रुपए आपने लगाया है, इसका वैल्यू हो जाएगा 77 लाख रुपीज। ओके। तो 77 लाख रुपीज आपके एसआईपी के थ्रू बन के आ जाएंगे। ये 77 लाख में 20 लाख तो आपने एसआईपी की, और 50 लाख का आपने जो इंटरेस्ट चुकाया वो दोनों चीज आप कवर कर सकते हो। तो टेक्निकली आपका जो पूरा होम लोन था वो इंटरेस्ट फ्री हो गया। अगर आप जितनी ईएमआई कर रहे हैं उसका 20% का एसआईपी कर देते हैं, तो आपका पूरा होम लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एसआईपी मान लीजिए 20% की आपने चालू कर दी, राइट, तो जो आपका होम लोन 20 साल में चुकता होने वाला था, वो शायद आप हम्म। 15 या 16 साल में ही चुकता कर सकते हैं। तो आखिरी के 4-5 साल का वो पैसा भी बच गया। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू लुक एट इट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज्यादा पेन ले लेते हैं, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी विच यू आर पेइंग थ्रू फॉर होम लोन। तो जितने लोग भी होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा अगर आप स्मार्टली अपनी प्लानिंग करेंगे, या इसी चीज़ों के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है, एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ थोड़ा ये सब चीज़ों का स्मार्ट प्लानिंग करेंगे, तो आप या तो अपना होम लोन जल्दी चुका पाएंगे, या जितना भी आपने इंटरेस्ट चुकाया है वो सारा के सारा इंटरेस्ट आपका आप बचा सकते हैं वहाँ पे। राइट, ये तो बहुत ही बढ़िया है सर। और मेरे हिसाब से ये हमारे सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जी लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है कि कैसे आपने होम लोन को जो है वो आप इंटरेस्ट फ्री कर दो। बिल्कुल। अमेजिंग सर, दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी यूजफुल। राइट। तो अभी जो नेक्स्ट सर क्वेश्चन है मेरा आपसे, यू आर कनेक्टेड सर? ओके। तो अभी थोड़ा ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी आई थिंक हुसैनी सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे, इट वाज समथिंग रियली रियली वेरी यूजफुल थिंग जो अभी हुसैनी सर ने शेयर किया, कि थोड़ा सा हम अगर और पेन ले लें तो हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एक जो हमने होम लोन लिया, जो हम एक तरफ तो अपना एक घर बना रहे हैं, लेकिन वो 15-20 साल हम उसके लिए एक ईएमआई दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा पोर्शन हमारी। हेलो। Yeah, I think Munish has unfortunately left, or there is some sort of issue at his end. तो जो मैं बात कर रहा था होम लोन से रिलेटेड, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैं सॉरी। बात अभी कर रहा था होम लोन से रिलेटेड। जी तो लोन, या मुनीश जी जी जी। कनेक्ट हो गया था, तो सॉरी। आई थिंक वो आपने बहुत अच्छा सर आपने होम लोन का कवर किया। थोड़ा इंटरनेट का डिस्ट्रप्शन हुआ, तो जी नाउ वी मूव टू द सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर, एक ना ये भी एक सवाल या एक दुविधा रहती है कि एसआईपी शुरू कब किया जाए? व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द एसआईपी? आइडियल टाइम टू स्टार्ट दी एसआईपी। जी, अभी करें, कुछ देर बाद करें?
अभी तो जो So मैंने आपको when कहा can someone कि start their SIP? अभी देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर में जो मैंने कहा आपको कि जितना भी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट है अपने को या किसी भी इन्वेस्टर को। तो मेरे हिसाब से तो आइडियली जिस दिन आपको पहला चेक मिलता है अपना, उस दिन से आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए, क्योंकि टाइम का ही इंपॉर्टेंस है पूरी स्टोरी में, तो जितना लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड है, लॉन्गर यू इन्वेस्ट हायर इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर जी ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ आपको। स्लाइड पे अपन 1 मिनट बाद जाते हैं कि मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करने का, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हम लोग जनरली बोलते जी हैं 15% रिटर्न आता है, तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो 5 साल बाद आपका पैसा 1 लाख का 2 लाख हुआ, 10 साल बाद 2 लाख का डबल होकर 4 लाख हुआ, 15 साल बाद 8 लाख हुआ, और 20 साल बाद 16 लाख हुआ। तो भी 15 साल लगे उसको 8 लाख पे आने में, और आखिरी के 5 साल में वो 8 का 16 हो गया। और 20 साल लगे शायद उसको 16 बनने में, लेकिन आखिरी के 5 साल में वो 32 लाख हो गया। तो जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, जितना ज्यादा आपका पैसा लगा रहता है उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो पेशेंस खो देते हैं। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना यहाँ पे, कि दिस इज जो पॉइंटलेस वाला पॉइंट है, हम लोग जी यही पे आके अटक जाते हैं कई बार कि यार 2 साल हो गए मुझे, तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए एसआईपी करते करते, लेकिन अभी तक तो मेरी एसआईपी की बात, एसआईपी में कुछ रिटर्न बना नहीं है। जो हमने एग्जाम्पल भी देखा थोड़ी देर पहले, उसमें भी शुरू के 4 साल के अंदर में कुछ पैसा बना नहीं था, लेकिन आप 20 साल टिके रहे तो आपका लगभग 2.25 करोड़ रुपया बन गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पूरा बेनिफिट है ना, वो बैक एंडेड है, राइट। तो जितना राइट टाइम ज्यादा रखेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और उसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो मैं ग्राफ आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि शुरू के सालों में आपको कुछ बढ़त नहीं दिखेगी और आखिरी के सालों के अंदर सीधा वो स्पाइक अप हो जाता है। तो ये सिमिलर जो ग्रोथ है, ये दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वॉरेन बुफे, या अभी तो नंबर 1 नहीं बचे, नंबर 2 या नंबर 3 पे होंगे, उनकी भी वैसी है। अगर आप देखिए तो 50 साल की उम्र में उनकी वेल्थ $100 मिलियन की थी, और अभी जी उनकी वेल्थ लगभग 90 साल की उम्र में $90 बिलियन की है। तो अगर आप जो ग्राफ में पीछे दिखाया, मैं वापस से दिखाता हूँ पीछे का ग्राफ, अभी वो ग्राफ देखिए और ये ग्राफ देखिए, दोनों में आपको कुछ समानता दिख रही है? एक तो जैसे ही लग रहे हैं। 99.9% ऑफ वेल्थ ऑफ वॉरेन बुफे वॉज मेड आफ्टर द एज ऑफ 50, राइट। तो अगर आप शुरू में देखेंगे तो उनकी लाइन बिल्कुल फ्लैट थी यहाँ पे, 50 साल तक 100 मिलियन, 63 साल पे जाके 10 बिलियन हुए, राइट, और 90 साल पे जाके 90 बिलियन। सो मैं सबको ये नहीं बोल रहा कि आपकी वेल्थ 90 पे ही क्रिएट होगी, लेकिन व्हाट आई एम हम्म ट्राइंग टू से कि जितना ज्यादा आप टाइम के साथ इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और वो टाइम का जो बेनिफिट है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर वॉरेन यहाँ पे ही घबरा जाते 50 की उम्र तक कि यार बहुत हो हम्म गया, 50 साल हो गए करते करते, लेकिन आज तक पैसा बना नहीं, और वहां छोड़ देते, तो शायद जहां पे वो पहुंचे हैं उससे 1,000th पे वो अटक जाते, राइट। सो मैंने पहले भी वही चीज बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपकी एसआईपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है वो है टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग या तो जल्दबाजी में रहते हैं कि यार अभी तक पैसा बना नहीं, हम लोग पेशेंस अपना खो देते हैं, या फिर कई बार हम लोग डिले कर देते हैं चीजों को। राइट राइट सर, एक और चीज़ है, काफ़ी हमारे इन्वेस्टर और हमारे जब पार्टनर्स हैं उनके डिस्कशन होते हैं, जी इन्वेस्टर कहते हैं ठीक है, ही गॉट एग्रीड, ही कन्विंस्ड विद द आइडिया एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, राइट। जी बट कहीं ना कहीं कई बार ना एक वो स्टार्ट करने की एक कहीं ना कहीं एक अड़चन आ जाती है, या कई बार ऐसे सोचते हैं कि चलो जैसे ये दिवाली आने वाली है अपने, उसके बाद चालू करेंगे या न्यू ईयर पे वेरी गुड, करेंगे, या वेरी फिर गुड। कोई और इवेंट है। और जैसे हम्म मैं आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो मैं हम पंजाब की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली एक रहता है कि कर लांगे, कोई गल नहीं, बहुत टाइम है, राइट। तो वो एक रहता है कि चलो कर लेंगे, क्या है ना। तो उस चीज का क्या कोई इम्पोर्टेंस है, कोई मैटर करता है कि मैं आज कर रहा हूँ या 6 महीने या साल के बाद भी कर लेता हूँ अगर, तो क्या फर्क पड़ता है? वो करलांगे का जो नुकसान है ना, मैं आपको पुनिश थोड़ा वो दिखाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं डीले कॉस्ट। वो डीले जी कॉस्ट क्या है कि मान लीजिए अभी किसी ने एसआईपी की थी 15 साल पहले, 2005 में, और एक दूसरे इन्वेस्टर ने एसआईपी की 2006 में। वो कर लांगे में एक एक साल निकल गया, दोनों को रिटर्न लगभग सेम मिला,
साढ़े दस। लेकिन अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इनका 42 लाख रुपया बना, इनका 36 लाख रुपया बना, तो 5.5 लाख रुपए का वैल्यू में फर्क बना। लेकिन दोनों के इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क है? 1,20,000 रुपए का। 1,20,000, 10,000 महीना, 12 महीने, 1,20,000 1,20,000। महीने का, तो 1,20,000 रुपए कम भरा, उसका पेनल्टी हुआ 5.5 लाख का। ये तो हुआ 12 महीने का। अगर आपने जी 6 महीना डिले किया था तो लगभग 3 लाख हुआ। अगर आपने 1 महीना डिले किया तो हर महीने का 15 साल की SIP पे 25,000 रुपए का डिले कॉस्ट आपको लग गया। अभी ये तो बात हुई 15 साल की। अगर आपका गोल 20 साल का था, ठीक है, तो 20 साल में सेम, 20 साल में वैल्यू हुआ 1,54,00,000, 19 साल में वैल्यू हुआ 1,11,00,000। तो 20 साल में 1 साल का डीले का वैल्यू हुआ 43 लाख रुपीज। माय गॉड। एक्चुअल डीले कॉस्ट। ये मैं कोई एक्सेल शीट का मैं कलाकारी नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप कहीं भी जाके ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 1 महीने डीले करने का कॉस्ट 3.5 लाख रुपए हुआ। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि अगर आप SIP करना चाहते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, उसे डीले मत कीजिए। अगले महीने कर लेंगे, दिवाली पे कर लेंगे, क्रिसमस पे कर लेंगे, होली पे कर लेंगे। जितने महीने आप डीले कर रहे हैं उतना आपका कॉस्ट उसका बढ़ता जा रहा है, जो इनविजिबल कॉस्ट है, राइट। तो अपनी SIP को डीले मत कीजिए। उसमें दूसरी एक बात मैं और बताता हूँ आपको मुनीश, जिसको मैं बोलता हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अभी कई बार क्या होता है, जब हमारे इन्वेस्टर है, जो मैंने आपको बोला कि भाई 10,000 की SIP का 1.5 करोड़ रुपया हुआ, ठीक है। जी कई बार हमारे इन्वेस्टर चालू करते हैं कि यार मुझे SIP करनी तो है, एक काम करो 2,000 रुपए से चालू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हाँ, ये 10,000, सॉरी, टू स्टार्ट की, चलो एक बार 2,000 से चालू कर लेते। हाँ, मैं 2,000 से चालू करते हैं, चलो। अपने पास भले ही 10,000 की अपनी कैपेसिटी थी, लेकिन हमने 2,000 से चालू कर दी। अगर आपने 10 के बदले 2,000 रुपए की SIP की, तो आपका वैल्यू बना 30 लाख रुपए का। मतलब आपका 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया, राइट। लेकिन आपकी कैपेसिटी तो शायद ज्यादा की थी। मान लो कि आपकी कैपेसिटी 50,000 की थी, राइट। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की थी तो आपका वैल्यू होता लगभग 7.5 करोड़ रुपए। तो कहाँ 1.5 करोड़ और कहाँ 7.5 करोड़ रुपए। तो मेरा सभी इन्वेस्टर्स के साथ में एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से SIP कीजिए, कम मत कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपका ही है, आपको ही मिलने वाला है, ये हमको मिलने वाला नहीं है। ये पैसा आपके नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है और आपको ही भविष्य में काम में आने वाला है। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है और आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 5 साल पहले 8-10 हज़ार की SIP की थी, फिर 5 साल तक SIP बढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप अपनी SIP बढ़ाइए। अगर आपने सैंपल बेसिस पे SIP 2-4-5 हज़ार का चालू किया था, तो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से SIP को आप बढ़ाइए, राइट। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आप अपना खुद का बड़ा नुकसान कर रहे हैं वहां पे। ये आपने सर बिल्कुल इसको सही नाम दिया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कई बार हमने इन्वेस्टर को ऐसे बोलते हुए सुना है, जैसे कि वो कहते हैं जब बढ़िया रिटर्न आ जाता है एक चीज का 5-10 साल में, तो वो कहते हैं काश मैंने तब इतने लगा लिए होते तो आज इतने बन जाते। वो जो काश की स्थिति है वो बड़ा दुखदाई है। काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो अभी वो काश की स्थिति भविष्य में ना आए, उसको आज से ही ठीक कर लीजिए। सो दैट इज मिस्ड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो सर एक चीज और भी है कि मान लीजिए मेरे पास आज इकट्ठा एक एक्स अमाउंट है, मैंने एक प्रॉपर्टी सेल किया, मेरे पास 25 लाख 50 लाख रुपए आया, या किसी और इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी आया, तो क्या मैं उसको इकट्ठा आज लगाऊं या उसको SIP करूं सर? तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लमसम अच्छा है या SIP अच्छा है, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ आपको कि आज तक आपने जितना पैसा सेव किया है उसको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो लमसम हो गया, और SIP के थ्रू जो भविष्य में आप कमाने वाले हो आप उसको अभी से फिक्स कर रहे हो कि भाई इसको भी मुझे निवेश कर देने का है, राइट। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं 10-15-20 साल के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में 35,000 पे है कि 40 पे है कि 30,000 पे है। इनफैक्ट आपको अगर लमसम में निवेश करना है तो हमारे पास मार्स का हमारा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे एसेट एलोकेशन के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर आप लमसम में भी कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि लमसम अच्छा है या SIP अच्छा है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। So it's all about our inflow basically, right? Absolutely. Right. तो सर अभी आपने बहुत
हमें क्लैरिटी दिया रिगार्डिंग कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, चाहे वो डिले कॉस्ट को हो या मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। एंड इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। बट पैसा निकालना कब है सर, ये भी एक सवाल है जो आप अभी तक तो क्या है, पैसा पिछले एक अभी घंटे तक से तो हम दिए ही जा लगाने रहे की हैं, बात देने कर की रहे बात ही हैं। नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक घंटे से लगाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो लगाया है इसको निकालना कब चाहिए? वेरी गुड। तो ये जो पैसा हमने लगाया क्यों है, जो मैंने शुरुआत में भी बोला कि हम ये पैसा निवेश क्यों कर रहे हैं, हम किसी न किसी गोल के लिए कर रहे हैं। तो मान लीजिए जी। आपका गोल 2030 में है, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए 2030 में पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर 2030 नजदीक आ रहा है तो 2028 से आप अपने पैसे को धीरे धीरे माइग्रेट करना इक्विटी से डेट में शुरू कर सकते हैं, राइट। तो पैसा कब निकालना है आपको, जब आपका गोल नजदीक आ रहा हो तब। तो आपका रिटायरमेंट के लिए आपने पैसा रखा था, रिटायरमेंट को अभी 20 साल है, आप 60 की एज में रिटायर होने वाले थे, 57 58 पे आप आ जाते, तो धीरे 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 उसको डेट में माइग्रेट कीजिए, तो वो पैसा आपके लिए 60 पे अवेलेबल हो जाता है वहां पे। और इसके वो कब कितना शिफ्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब खुद करने के बजाय अच्छा है कि आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर की सलाह लें, राइट। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो दे आर यू नो experts in this particular field and they can guide you better. But to keep my answer again short, कि जब अपना गोल आ रहा है तब अपना पैसा, बिल्कुल ये पैसा आपका ही है, जब आप चाहें उसको यूटिलाइज करें, लेकिन जब गोल आ रहा है तब यूटिलाइज करें। उसके पहले अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बन नहीं पाएगा उतना। ओके। तो सर एक और चीज़ है, ड्यू टू दिस कोविड, जब दो चीज़ें हुई। एक तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स के जो कैश इनफ्लो थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दैट गॉट डिस्टर्ब्ड, और उनको ना चाहते हुए भी अपना एसआईपी रोकना पड़ा। और कुछ हमारे इन्वेस्टर ऐसे भी थे, नंबर वो बहुत कम है, बट कुछ लोग ऐसे भी थे कि बाजार काफ़ी एकदम से गिर गया अनएक्सपेक्टेडली, तो उन इन्वेस्टर ने भी बाजार से रोक दिया, राइट। तो अभी वो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए सर, कि अब लेट्स से कि कैश फ्लो इज नाउ इंटैक्ट, थिंग्स आर नॉर्मलाइज्ड, नाउ व्हाट यू शुड गाइड देम सर? तो आई थिंक जिन लोगों ने मार्केट से घबरा के एसआईपी बंद की थी, तो अभी देखिए मार्च में मार्केट नीचे था और सीधा अभी सितंबर में वापस 40,000 पे आ गया। तो जो नीचे का जो बॉटम आया था, जो सस्ते में अपने बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने मिस कर दी, राइट। जो मैं वो ग्राफ दिखा रहा था कि जो नीचे में सस्ता माल लिया था, इस बार मार्केट जल्दी ऊपर आ गया, तो नीचे में बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी अपना वहां पे चला गया। तो जी, अगर आप मार्केट से घबरा के आपने अपनी एसआईपी बंद की थी, तो प्लीज अपनी एसआईपी रीस्टार्ट जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हो उतना आपका डिले कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा कि अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल इशू आया, इनकम का लॉस हो गया, राइट, तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप अपनी एसआईपी भले ही कम अमाउंट के साथ चालू कीजिए, लेकिन चालू कीजिए, क्योंकि सेविंग्स की आदत एक अच्छी आदत है, और ये पैसा आप अपने लिए ही बचा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी इनकम वापस बैक टू नॉर्मल आए, आप अपनी पुरानी एसआईपी के लेवल तक वहां पहुंच जाए, या फिर आप टॉपअप एसआईपी भी ले सकते हैं। तो आपने अगर पहले आपकी 20,000 की चलती थी, अभी आप 12-15,000 ही चालू कर सकते हैं, तो आप उसको टॉपअप एसआईपी ले लीजिए, तो धीरे धीरे वक्त के साथ ऑटोमेटिकली वो एसआईपी फिर से बढ़ के वहां पहुंच जाएगी। बट सेविंग की आदत को आप छोड़िए मत। तो जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है उसको एक्चुअल में मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनने से रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, गोइंग फॉरवर्ड अपनी वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, राइट। तो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, तो ये लास्ट जो तीर है जो मैं आपकी तरफ छोड़ने वाला हूँ। जी हाँ। तो काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो दे आर वेरी न्यू, जी, एंड दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर इन्वेस्टमेंट, दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो उनका वो आज जब बाजार को देखते हैं कि पहले 30,000 था, अभी 37-38,000 हो गया, ठीक है, तो उनको कहीं वो वॉलेटिलिटी जो देखी उन्होंने पिछले 5-6 महीने में बाजार में, राइट, तो उसको देख के वो कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी स्टार्ट करें या थोड़ा रुक जाए। तो उनको सर आप क्या गाइडेंस देंगे, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखो, इतनी देर से मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि टाइमिंग मत करो, टाइम पे फोकस करो। तो अगर आपको एसआईपी चालू करनी है अपनी, राइट, तो उसके लिए बिल्कुल आप बाजार ना देखें। अगर आप, क्योंकि हम एसआईपी तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 35,000 के बाजार पे SIP चालू करें, 40,000 पे करें, या कल को 50,000 हो जाए तो भी आप SIP चालू कर सकते हैं, क्योंकि SIP में ऑटोमेटिक टाइमिंग है, राइट। क्योंकि अगर NAV महंगी हो जाएगी तो आपकी यूनिट्स ऑटोमेटिकली कम आएगी, और जब नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज से मैं 15 साल पहले की बात करता हूँ कि आज मार्केट 40,000 के लेवल पे है सेंसेक्स। आज से 15 साल पहले 6,000 पे आपने SIP चालू की, या 7,000 पे की, या 5,000 पे की, हाउ डज इट मैटर? व्हाट मैटर्स इज दैट यू हैव राइट, स्टेड फॉर 15 years, राइट। तो मेरे यस, हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है आने वाले 10-15 साल के लिए, लेकिन उसका फॉरेन इन्वेस्टर फायदा उठा के ले जाते हैं, हम इंडियंस यूं ही बैठे रह जाते हैं। तो हम इंडियंस को भी उसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम खुद अपने देश के ऊपर में विश्वास रखेंगे और अपने देश के कंपनियों में निवेश करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसमें निवेश करके रखेंगे। और वापस से मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी मैंने जो डीले कॉस्ट दिखाया आपको कि 20 साल की SIP का 1 महीने का डीले कॉस्ट 3.5 लाख रुपए का है, तो अपनी SIP पे आप डीले कॉस्ट ना बढ़ने दें। जितना जल्दी निवेश कर सकते हैं उतना जल्दी निवेश करें, उतना मेरा सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों के लिए। right, sir. So it was an amazing experience with you, sir, today. And generally, क्या है कि during this lockdown time period and after unlocking also, काफ़ी जी सारे हमने इन्वेस्टर सेशन एज वेल एज फॉर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेशन किए हैं, जिसके अंदर आप जो हैं जनरली जो है टेबल के दूसरी तरफ रहे हैं, तो आप दूसरों से सवाल पूछते हैं। तो आज मेरे आपसे सवाल किए गए हैं, तो आपको सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? ग्रास So इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। राइट, तो सो हमें इट तो इट लगता है कि इज दूसरे का काम आसान है। जी। सो ये बहुत ही अमेजिंग सर मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस रहा हम सबका, और हमारे इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आज के सेशन से काफ़ी कुछ उनकी नॉलेज में ऐड हुआ होगा, जिसको वो अपनी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है उसको बेटर करने में यूटिलाइज कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू आस्क यू सर। अभी हमने हमारे पास कुछ हमारे इन्वेस्टर्स के भी सवाल आए हुए हैं, जो हमने Q&A सेशन जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो रखा हुआ है। तो if you allow me, तो I will take sir few very relevant question from that. प्लीज प्लीज प्लीज। So sorry for this disturbance. There is a alarm back from backside sound एक आ रहा है। एक सवाल आया है सर हमारे इन्वेस्टर का, वो पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल बेस्ड SIP एंड नॉर्मल SIP? राइट, तो सर गोल बेस्ड कोई भी SIP, गोल बेस्ड SIP नाम की कोई SIP नहीं है। गोल बेस्ड SIP से मैं बार बार जो कहना चाह रहा था कि जब भी आप कोई नॉर्मल SIP करते हैं तो उसके साथ कोई अपना गोल लिंक कर दीजिए, राइट। एनजे में हमारे पास में एक सुविधा है जिसको हम फैमिली नीड यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। तो आपके जो एडवाइजर हैं वो आपके जो भी गोल्स हैं उनके साथ आपकी SIP को लिंक कर सकते हैं। तो जब भी आप SIP करते हैं तो अपने दिमाग में रखिए कि ये SIP मैं किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, किस गोल के लिए कर रहा हूँ। ज्यादातर कई बार हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं, उसके साथ हमारे कोई थॉट्स बंधे हुए नहीं होते, राइट। तो जब भी आप कोई SIP करे या इन्वेस्टमेंट करे तो उसको कोई गोल को दिमाग में रख के कीजिए। बाकी ऐसा कोई गोल बेस्ड SIP नाम का कोई प्रोडक्ट अलग से नहीं है, सारी SIP वैसी ही है, लेकिन SIP को आप अपने गोल के साथ कनेक्ट करके रखेंगे तो आपके लिए भी ईजी होगा कि भाई ये SIP मैं क्यों कर रहा हूँ, कितने समय के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो थोड़े टाइम बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पैसे की मुझे अभी जरूरत नहीं है, या मुझे अभी कुछ दूसरे काम के लिए भी ये पैसा चाहिए तो मैं वो निकाल लूँ। तो जब भी आप कोई गोल के साथ अपने SIP को लिंक कर देते हैं तो इट इज ऑलवेज मच बेटर। आपका कनेक्ट भी उस पैसे के साथ रहता है, और आपके दिमाग में वो हम मेंटल बकेट बना लेते हैं कि ये पैसा इस काम के लिए, ये पैसा इस काम के लिए, तो हम उसको छूते भी नहीं है, और तो ही हमारा वेल्थ भी वहाँ क्रिएट हो पाती है। तो एक सर और सवाल है, ये हमारे इन्वेस्टर हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर ओल्डर है जी। ही वांट कि उनके लिए SIP के थ्रू क्या सोल्यूशन है, और उनका जो इनकम सोर्स है दैट इज पेंशन ही इज गेटिंग आउट ऑफ हिज ड्यू टू हिज रिटायरमेंट आफ्टर हिज जॉब, राइट। तो
जैसे मैंने कहा कि एसआईपी हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं लोगों की। तो अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, राइट, तो फिर आपको देखना चाहिए कि भाई आपकी पेंशन के बाद अगर आपको पास पैसा बच रहा है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप एसआईपी कर सकते हैं, राइट। तो आप आपको जैसे मैंने कहा कि पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्या आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए करना चाहते हैं, या आप चैरिटी के लिए करना चाहते हैं, राइट, या कोई भी आप घर के पर्पस के लिए करना चाहते हैं, और तो आप पर्पस डिफाइन करिए। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है पेंशन और सारी इनकम के बाद में, अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास एक एसडब्ल्यूपी करके भी एक ऑप्शन है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो जनरली रिटायर्ड लोगों के लिए रहता है कि वो एक लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें से उनको मंथली इनकम आती रहती है। तो जो ये हमारे इन्वेस्टर है, अगर उनको पेंशन से सफिशिएंट इनकम आ रही है और उसमें से अगर पैसे बच रहे हैं, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, वो गोल के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और अगर उनको इनकम की भी ज़रूरत है तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी हमारे पास अवेलेबल है। बट वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डिटेल में नहीं समझाता क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं, और वो एक अलग सब्जेक्ट ही है पूरा हमारे पास में जी। बात करने के लिए। So there are lot of sir best wishes, thanks and appreciation messages for you. थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टर्स टू ने हमारे बहुत ज़्यादा सर अप्रिशिएट किया है इस इवेंट को, और काफ़ी लोगों ने तो कहा है कि आपने हमारे सवाल पहले से ही आंसर कर दिए हैं, तो हमारे पूछने के लिए सवाल बचे ही नहीं है। तो उसके लिए तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछ लिए कि आपने लोगों के लिए सवाल नहीं छोड़े मुनीश। So with this, I think we should conclude the session, sir. So I'm thankful to all our investor and most importantly all our channel partner, जिनकी हेल्प से जो है ये इवेंट पॉसिबल हो पाया है, और जिन्होंने आज अपने इन्वेस्टर की जो नॉलेज एप्रिसिएशन और अवेयरनेस के लिए ये सेशन को कंडक्ट करवाया है। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड भी हम आपके लिए इस तरह के सेशंस करते रहेंगे, ताकि एज ए इन्वेस्टर जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको आप एक पीसफुल वे में और एक्चुअल में आप उस इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंप्लीट कर पाओ, और अपनी फाइनेंशियल जो ड्रीम्स हैं, जो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स हैं, आप रियलिटी में उसको जो है पूरा कर पाओ, अचीव कर पाओ। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स to Hussaini sir for this wonderful session, and Thank any you very much, closing Manish. your Thank you side? everybody for joining us, and I wish all the best to all our investors. आप सभी की वेल्थ क्रिएट हो और अच्छे तरीके में हो, यही हम सबकी आशा है और अभिलाषा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you ji, goodbye, thank you। थैंक यू।